आयनेस्टर जी का कंसेप्ट कर लिया था, एटॉमिक रेडियाई कर लिया था। नेक्स्ट थोड़ा और हम कर रहे थे मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर में मैं ये बता चुका था कि जिंक, कैडमियम, मरकरी सॉफ्ट होते हैं और क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन जो है हार्ड होते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन ये तो हार्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। और जिंक, कैडमियम, मरकरी दे आर नॉट हैविंग एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, इनके अंदर तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये सॉफ्ट होंगे, ये सॉफ्ट मेटल होंगे। क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मेटल की बॉन्ड्स क्या होंगे? बहुत ही वीक होंगे। नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, वीक मेटल की बॉन्ड्स। नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, वीक मेटेलिक बॉन्ड्स। और इसमें क्या है? दे हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, सो देयर मेटेलिक बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और इसलिए ये हार्ड होंगे। और टंगस्टन तो यूज होता है फिलामेंट ऑफ बल्ब्स के अंदर। अभी हमें पढ़ना है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी या हीट ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी और हीट ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी और हीट एटमाइजेशन ये क्या होती है? जैसे एक मेटल, कोई भी एक मेटेलिक लैटिस, सपोज मैं इस टाइप से एक रफली बना देता हूँ, एक मेटेलिक लैटिस है ये, इसको हीट करें ताकि सारे एटम्स अलग अलग हो जाएं, सही ना? इसको हीट, ये पूरा कंटिन्यूड है ऐसे। दिस इज ए मेटेलिक लैटिस। किसी का भी मेटेलिक लैटिस होता है, उससे आयरन का है, टंगस्टन का, किसी का भी होता है ये। तो हीट जो रिक्वायर है ताकि ये मेटेलिक लैटिस में सारे एटम्स अलग हो जाएं, एक मोल के अंदर होते हैं, तो हम यूज़ करते हैं प्रॉपर डेफिनेशन ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटेलिक लैटिस, ये एंथैल्पी ऑटोमाइजेशन होती क्या है? हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटेलिक लैटिस to get free atoms, to get free atoms, this is called as enthalpy of atomization। ये क्या है? enthalpy of atomization। तो ट्रांजिशन मेटल्स की हाई क्यों होती है? ट्रांजिशन मेटल्स की हाई क्यों? ये क्वेश्चन आएगा 1 मार्क पे, बोर्ड में पूछते हैं क्वेश्चन, वाई ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो क्या रीजन आएगा इसका? बिकॉज ट्रांजिशन मेटल्स दे हैव, सिंस ट्रांजिशन मेटल्स have large number of unpaired electrons, transition metals have large number of unpaired, पूरा रखना इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है टर्म, unpaired electrons। transition metals have large number of unpaired electrons, so they form strong metallic bonds। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, unpaired electrons और metallic bonds। hence they have high enthalpy of atomization, hence they have high delta H atomization, delta H एटोमाइजेशन। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। अनपेड इलेक्ट्रॉन जरूर लिख के आना है इसके अंदर, और दूसरा मेटेलिक, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स ये जरूर लिख के आना है। अनपेड इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स, इसलिए ट्रांजिशन मेटल्स का हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगा, हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगा। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इसलिए इसका वेरिएशन क्या होता है ट्रांजिशन, ये भी पूछ सकते हैं कि इनका हाई एंथैल्पी ऑटोमाइजेशन होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, सही ना? हाई एंथैल्पी और हाई बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है इनका, इसी वजह से है लार्ज अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसका वेरिएशन कैसे होगा? क्लियर? अब इसका वेरिएशन, मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन कैसे होगा? व्हाइल वी मूव अलोंग पीरियड एंड अलोंग ग्रुप। अब जैसे आया अगला क्वेश्चन इसी के अंदर, इसी में क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। 4D और 5D सीरीज, 4D एंड 5D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D, 4D एंड 5D सीरीज, फोर डी और 5D सीरीज जो हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है? 4D एंड 5D सीरीज का, 4D एंड 5D सीरीज हैव हायर MPBP देन एंड डेल्टा एच, वो भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच एटोमाइजेशन, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, देन 3D सीरीज, देन 3D सीरीज।
तो इसका भी सेम आंसर है। क्या रीजन आएगा इसका कि 4D और 5D सीरीज, ध्यान देंगे 4D और 5D सीरीज में स्लाइटली लार्जर साइज होगा, इनमें क्या होगा स्लाइटली लार्जर साइज होगा, दे विल बी हैविंग स्लाइटली लार्जर साइज। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे थोड़े लेस टाइटली हेल्ड होंगे, ध्यान रखना लेस टाइटली वर्ड ही लिखना है, लूजली हेल्ड लिख दिया तो बॉन्ड वीक बनता है, लूजली हेल्ड लिख दिया तो बॉन्ड वीक बनता है। तो ये एग्जैक्ट वर्ड लिखना है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इसके अंदर, सिंस 4D एंड 5D सीरीज, 4D एंड 5D सीरीज हैव स्लाइटली लार्जर साइज, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज नहीं होता, बता रखा मैंने ये, स्लाइटली लार्जर साइज, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लेस टाइटली हेल्ड, लेस टाइटली यही वर्ड होना चाहिए, लेस टाइटली हेल्ड। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थोड़े लेस टाइटली हेल्ड होंगे, लेस टाइटली हेल्ड, हैंस एकदम एग्जैक्ट वर्ड, हैंस मेटल मेटल बॉन्डिंग इज मोर फ्रीक्वेंट, मेटल मेटल बॉन्डिंग आसानी से हो सकती है इसके अंदर, मेटल मेटल बॉन्डिंग इज मोर फ्रीक्वेंट, मोर फ्रीक्वेंट ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे भी आता है, वाई मेटल मेटल बॉन्डिंग इज मोर फ्रीक्वेंट इन 4D एंड 5D सीरीज, इज मोर फ्रीक्वेंट इन 4D एंड 5D सीरीज, 5D सीरीज। तो इसका कर्व भी देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट का, तो ये ऊपर बनता है 4D एंड 5D सीरीज में मेटल मेटल बॉन्डिंग ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, सो हैंस दे हैव हायर MPBP और डेल्टा एच एटोमाइजेशन, और डेल्टा एच एटोमाइजेशन हीट ऑफ एटोमाइजेशन। और इसमें भी वर्ड याद रखना है, मेटल मेटल बॉन्डिंग ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गई है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है, मेटल मेटल हैंस मेटल मेटल बॉन्डिंग इज मोर फ्रीक्वेंट, इसको ध्यान रखना जरूर, मेटल मेटल बॉन्डिंग इज मोर फ्रीक्वेंट और लेस टाइटली हेल्ड, साइज लार्ज, लार्जर साइज, स्लाइटली लार्जर साइज, लेस टाइटली हेल्ड, ये पॉइंट्स ध्यान रखना है इसके अंदर। तो ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 4D 5D सीरीज का हायर MPBP क्यों होता है और हायर इनका हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्यों होता है। नेक्स्ट अब इसमें क्वेश्चन आता है कि 3D सीरीज के अंदर वेरिएशन कैसे होगा, मेल्टिंग पॉइंट, फिर इसी को मैं कर्व के थ्रू शो करूंगा, मेल्टिंग पॉइंट और हीट ऑफ एटोमाइजेशन जो है जो पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है और बीच में डिप क्यों आता है, ये भी NCERT का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करेंगे इसको भी। वाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और हीट ऑफ एटोमाइजेशन एक ही बात है, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, then decreases, but there is dip in between, dip in between, in between dip क्यों आता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इसमें भी। तो इसमें क्या है, पहले पहले इंक्रीज क्यों कर रहा है, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ से बात करें अगर टाइटेनियम से, स्कैंडियम टाइटेनियम इन सबसे बात करें तो इसमें क्या होगा, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, इसमें अगर बात करें तो ये 3D1 हुआ, 3D2 हुआ, 3D3 हुआ, 3D5 हो गया, 3D5 हो गया, दोबारा 4s2 3D5 हो गया, ये स्पेशल केस होगा अभी। तो फिर इसका फिर पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो 3D6 हो जाएगा, फिर 3D6 7 हो जाएगा कोबाल्ट में, 3D इस तरह से होगा, और इसमें लास्ट में 3D10 आएगा, इसमें लास्ट में क्या आएगा 3D10। तो अभी देख ही रहा है जैसे जैसे नंबर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर वन पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, नंबर वन पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो मेटेलिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, नंबर वन पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो मेटेलिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, इसीलिए इट विल इंक्रीज टिल मिडल हाफ ऑफ द सीरीज एंड आफ्टर दैट पेयरिंग स्टार्ट्स, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, जब पेयरिंग स्टार्ट होगी तो मेटेलिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, पेयरिंग स्टार्ट होगी तो मेटेलिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, इसीलिए डिक्रीज करेगा, फिर बाद में डिक्रीज करेगा। और डिप क्यों है, क्योंकि मैंगनीज जो है, मैंगनीज ये है आर्गन 4s2 3D5, आर्गन 4s2 3D5 एक तरह से एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। क्रोमियम में तो हम लेके आए हैं एक्सेप्शनल केस, उसमें 4s1 है, उसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आगे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, इसमें हम एग्जैक्टली हाफ फील्ड, इसमें एग्जैक्टली हाफ फील्ड कंफिगरेशन है, मैंगनीज के अंदर एग्जैक्टली हाफ फील्ड कंफिगरेशन है, तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है, तो अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लूज नहीं करता, इसीलिए इसके मेटेलिक बॉन्ड्स वीक बनते हैं, और मेटेलिक बॉन्ड्स वीक बनते हैं, इसका मेटेलिक रेडियाई भी ज़्यादा होता है, इसलिए इसका मेटेलिक रेडियाई भी ज़्यादा होता है, ये भी ध्यान रखना है। और क्या कहते हैं, इसमें डिप आ जाता है इसके मेल्टिंग पॉइंट में, और या हीट ऑफ एटोमाइजेशन में डिप आ जाता है इसके अंदर, तो इसलिए डिप आएगा, ध्यान रखना है जो मैंने बोला है। टिल मिडल हाफ ऑफ द सीरीज क्या होगा, टिल मिडल हाफ ऑफ द सीरीज नंबर ऑफ एनपी इलेक्ट्रॉन विल गो ऑन इंक्रीजिंग, सो टेंडेंसी टू फॉर्म
टेंडेंसी टू फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग, therefore delta H atomization melting point और boiling point will increase till middle half, and after that pairing starts. pairing start होने की वजह से क्या होगा, पहले सिंगली फिल्ड थे, ये पहले सिंगली फिल्ड सिंगली फिल्ड सिंगली फिल्ड सिंगली फिल्ड सिंगली फिल्ड, अब जब पेयरिंग, अब इसमें मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे, फिर पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, पेयरिंग स्टार्ट होगी, पेयरिंग स्टार्ट होगी, पेयरिंग से क्या होगा, अब मेटेलिक बॉन्ड नहीं बन सकते, मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनेंगे तो इसलिए क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये सब डिक्रीज कर जाएंगे, हीट ऑफ एटोमाइजेशन वो डिक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए जो इसका कर्व बनेगा, सपोज मैं मेल्टिंग पॉइंट का कर्व बनाता हूँ, ये अप्रॉक्सीमेट कर्व है, चेक करेंगे बुक से बहुत प्रॉपरली। तो मेल्टिंग पॉइंट का कर्व बनाते हैं तो पहले ये इंक्रीज करेगा, फिर बीच में डिप आएगा, उसके बाद फिर डिक्रीज करेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा कर्व, कुछ इस तरीके से कर्व बनता है इसका। ये कॉपर तक है, कॉपर तक से ना, जिंक का तो बहुत ही कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जिंक भी मेटेलिक बॉन्ड वीक बनाता है, क्यों वीक बनाता है, क्योंकि इसमें 3d10 कन्फिगरेशन है, 3d10 कन्फिगरेशन कॉपर में भी है, लेकिन 4s1 का इलेक्ट्रॉन निकलते ही बॉन्ड बन जाएंगे इसके। तो ये इसका करवाता है। ऊपर यहाँ पे हमेशा मिडल वाला एलिमेंट रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, ऑलवेज मिडल वाला क्रोमियम रहेगा, और नीचे क्या जिसमें डिप आया वो कौन सा होगा, मैंगनीज, जो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, तो इस तरह से कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, इस तरीके से। तो ये करवा जाएगा ऐसे, ये 3D, दिस वाज 3D सीरीज। अगर मैं 4D सीरीज की बात करूं तो 4D सीरीज का कर्व इस तरह से आ जाएगा, 4D सीरीज इसके जस्ट ऊपर होगा और थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर होगा, कुछ ऐसा कर्व बन जाएगा 4D सीरीज का। दिस इज 4D सीरीज, और यहाँ पे क्रोमियम था ऊपर, इसमें क्रोमियम था तो इसमें मोलिब्डेनम ऊपर होगा, मोलिब्डेनम विल बी ऊपर, विल बी अबव। और क्या कहते हैं, नेक्स्ट अब आ गया हमारा इसके अंदर, जैसे अगर मैं 5D सीरीज़ की बात करें तो 5D सीरीज़ में ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा ऊपर रहेगा इसके, और कुछ ऐसे करके, और ये आएगा ऐसे, यहाँ पे भी क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन रहेगा ऊपर, टंगस्टन रहेगा 5D सीरीज़ के अंदर। तो इस तरीके से ध्यान रखना इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो स्टडी कर रहे हैं। तो इसका पहले क्या है, इंक्रीज, पहले क्या हो रहा है, पहले इंक्रीज हो रहा है, इसको ध्यान देंगे तो पहले इंक्रीज हुआ क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, बाद में डिक्रीज हुआ क्योंकि पेयरिंग स्टार्ट हो रही है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, और बीच में डिप आ रहा है क्योंकि ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गई। मैंगनीज हैज एक्वायर्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, मैंगनीज हैज एक्वायर्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, therefore it will form weak metallic bonds and its metallic radii will also be larger, और metallic radii भी इसका बड़ा होगा। ये ध्यान रखना इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, सही ना, ये ध्यान रखते हैं बस। ये ग्रुप 12 जो आएगा ना, जिंक, कैडमियम, मरकरी वाला, ग्रुप 12 जो आएगा जिंक, कैडमियम, उसमें ध्यान रखना है कि ये ना, ये कर्व नीचे जाते जाएंगे, ये नीचे जाएंगे, ये भी नीचे जाएगा, ये भी नीचे जाएगा, और जिंक का जो है ज़्यादा हो जाता है, क्या, जिंक का ज़्यादा हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, हीट ऑफ एटमाइजेशन, कैडमियम फिर मरकरी। रीज़न तो पता ही है इसमें, ये मरकरी क्या है, लिक्विड होता है, ये पहले से ही लिक्विड फॉर्म में, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट तो कम होगा, सही ना। और इन दोनों में साइज का रीज़न आ जाएगा, साइज, वीक मेटेलिक बॉन्ड जो है थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं जिंक के अंदर, ये ध्यान रखना इसके अंदर, जिंक के अंदर मेटेलिक बॉन्ड थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ था। और इसमें भी ना, ये एक तो ये ध्यान रखना एक्सेप्शनल केस में, और एक कॉपर वाले केस में, जैसे कॉपर आ गया, और उसके बाद भी इसमें भी जिंक, कैडमियम, मरकरी था, इसमें कॉपर, और इसमें और एक्सेप्शन है, कॉपर के बाद AU है 5D का, फिर 4D का, कॉपर AuAg। तो ये मेल्टिंग पॉइंट, हीट ऑफ एटमाइजेशन, इसमें भी वेरिएशन है। इसमें भी बता सकते हैं, कॉपर का ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कॉपर का, और AU में क्या होगा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, जेड इफेक्टिव विल बी मोर। तो ये रीज़न, आंसर देख के रीज़न बनेगा, आंसर तो याद करना पड़ेगा इसका। कॉपर AuAg, कॉपर में साइज का बता सकते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड थोड़े स्ट्रॉन्ग बनेंगे, और AU में जेड इफेक्टिव ज़्यादा है क्योंकि 4F की एंट्री हो गई, 4F की एंट्री तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा। तो ये एक्सेप्शनल केसेस थे इसके, ये ध्यान रखना है इसके अंदर से। तो ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो डिस्कस करेंगे, इसमें ध्यान रखना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। पहले तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्लियर, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इसको निकालने के लिए, जैसे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये डिपेंड करता है 3 एनर्जीज के ऊपर, क्लियर, ये 3 एनर्जीज पे डिपेंड करता है। मैं बात कर रहा हूँ, जैसे बात करें 3D सीरीज की बात करें, तो हमारा आ गया जैसे
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसकी बात करें तो इनमें ना +2 स्टेट सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। कौन सी स्टेट? +2 स्टेट। क्लियर, +2 स्टेट बहुत कॉमन है, बस स्कैंडियम शो नहीं करता +2 स्टेट, स्कैंडियम +2 शो नहीं करता। और वैल्यूज़ भी अगर हम थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें तो वैल्यूज़ अगर हम याद करने की कोशिश करेंगे तो जैसे वैल्यूज़ भी इनकी कुछ इस तरीके से आती हैं। जैसे आयरन की वैल्यू सबको पता होगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, -0.44 -0.45 वोल्ट, और निकल की -0.25 वोल्ट होती है। मैं रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बता रहा हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल की -0.25 होती है, निकल की -0.25 वोल्ट होती है निकल की। और कॉपर की पॉजिटिव होती है वैल्यू, कॉपर की पॉजिटिव -7.76 वोल्ट होती है, जिंक 2+ से जिंक की। ये मैं जो वैल्यू बता रहा था ये कौन सी थी? E0 ऑफ M2+ से M की वैल्यू, E0 ऑफ M2+ से M की वैल्यूज थी ये, सही ना। तो ये होती हैं वैल्यूज कुछ मैंगनीज की माइनस, तो मतलब ये वैल्यूज हैं कुछ जो इरेगुलर ट्रेंड फॉलो हो रहा है। क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है? इरेगुलर। पहले यहाँ से यहाँ क्या हुआ? इंक्रीज, फिर क्या हो गया? एकदम पॉजिटिव, फिर क्या हो गया? पॉजिटिव होने के बाद फिर नेगेटिव हो गया बहुत ज़्यादा जिंक का। तो ये इरेगुलर ट्रेंड फॉलो कर रहा है। तो ये इरेगुलर ट्रेंड क्यों फॉलो कर रहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में 3-4 बार आ चुका है क्वेश्चन ये। वाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इज फॉलोइंग एन सच एन इरेगुलर ट्रेंड। तो इसका आंसर क्या आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है किसी में से भी इलेक्ट्रॉन निकालना, तो कैसे निकालते हैं? मान लिया मैंने मेटल लिया सॉलिड फॉर्म में, मेटल सॉलिड फॉर्म में, इससे अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे M गैस के अंदर। इलेक्ट्रॉन गैसेस से निकलता है हमेशा, तो इसके लिए कौन सी एनर्जी? सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी लगेगी जो रिक्वायर्ड एनर्जी है। उसके बाद M गैस में कन्वर्ट करने के बाद अब हम इसमें एनर्जी देंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, तो M+ बनेगा, M+ बनेगा प्लस इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये हो गई हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी। अब M+ को डालेंगे पानी के अंदर एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये आ जाएगा M+ एक्वस फॉर्म में, M+ एक्वस फॉर्म में, प्लस हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, प्लस हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? रिलीज। तो अब ये तीनों एनर्जी जो ΔH होगा इस रिएक्शन का, ΔH ये रिएक्शन का होगा, वो होगा हमारा सब्लिमेशन एनर्जी पे डिपेंड करेगा और आयनाइजेशन एनर्जी पे प्लस हाइड्रेशन एनर्जी पे, तीनों पे डिपेंड करेगा। ΔH जो है इन तीनों पे डिपेंड करेगा। ΔH विल डिपेंड अपॉन द सम ऑफ द 3। अब ये तो दोनों कौन सी हैं? आयनाइजेशन एनर्जी और ये सब्लिमेशन एनर्जी क्या है? रिक्वायर्ड एनर्जीज हैं, दीज आर रिक्वायर्ड एनर्जीज। और हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? रिलीज एनर्जी। तो अगर रिलीज एनर्जी ज़्यादा होगी तो ही तो इलेक्ट्रॉन M से M2+ बनाना था, सॉरी IE1+I2 होगा ये, IE1+I2 ये टोटल है, IE1+I2। तो तभी तो अगर क्या कहते हैं, रिक्वायर्ड एनर्जी अगर ज़्यादा होगी, रिक्वायर्ड एनर्जी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। अब ये हमें ध्यान है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है ट्रांजिशन मेटल्स की, वो इरेगुलर ट्रेंड फॉलो करती है, वो इरेगुलर ट्रेंड फॉलो करती है। सब्लिमेशन एनर्जी भी रेगुलर नहीं होती, ये भी इरेगुलर ट्रेंड फॉलो करती है। इसीलिए ट्रांजिशन मेटल्स का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ट्रेंड है वो इरेगुलर है। तो ये आंसर लिख के आना है, ये आंसर क्या है ना, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। वाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इज फॉलोइंग एन इरेगुलर ट्रेंड, वाई इट इज फॉलोइंग सच एन इरेगुलर ट्रेंड। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन, मतलब तो इसको क्या कहते हैं, मतलब कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और जेड के साथ ना ये रिलेशन दे रखा है, ग्राफ देखेंगे ढंग से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्सेस जेड, इसका कर्व देखेंगे ना, तो कर्व इस तरह से कुछ ऐसे बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर ऐसे करके ये मतलब इस तरह से। और कॉपर के लिए तो यहाँ पे ऊपर जो आएगा वो कॉपर का, ऊपर कॉपर का होगा। तो ये इरेगुलर ट्रेंड क्यों फॉलो कर रहा है? सेंस क्या लिखेंगे आंसर? सेंस सब्लिमेशन एनर्जी एंड, ये इंपॉर्टेंट आंसर है इसका, एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स डू नॉट फॉलो रेगुलर ट्रेंड, ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स डू नॉट फॉलो रेगुलर ट्रेंड। और जब ये रेगुलर नहीं है, ये रेगुलर नहीं है, तो ΔH जो हमने निकाला, ΔH से ΔG, ये अगर मान लो अगर ΔH निकाला मैंने पॉजिटिव है, तो ΔG भी पॉजिटिव होगा, ΔG पॉजिटिव, ΔH पॉजिटिव तो ΔG पॉजिटिव, ΔG पॉजिटिव तो E नेगेटिव, तो रिएक्शन होगी नहीं, E नेगेटिव मतलब रिएक्शन नहीं होती, ΔG पॉजिटिव मतलब रिएक्शन नहीं होती है। तो इसलिए क्योंकि ये दोनों क्या हैं? इरेगुलर हैं, इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इरेगुलर ट्रेंड फॉलो करेगा।
क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो इन एनर्जीज पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? डेल्टा एच निकाला हमने, डेल्टा एच से डेल्टा जी निकल जाएगा, डेल्टा जी निकल गया तो डेल्टा जी होता है माइनस एन एफ ई। तो एक्चुअल एक तरह से डेल्टा एच जो है उसी पे डिपेंड करता है, माइनस एन एफ ई, डेल्टा जी होता है माइनस एन एफ ई। तो ई जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो इरेगुलर ट्रेंड फॉलो कर रहा है। तो क्यों फॉलो कर रहा है ये मैंने बता दिया। रिएक्शन को होने के लिए डेल्टा एच हमारा नेगेटिव होना चाहिए। और कॉपर के केस में हमें जैसे कॉपर का केस आ गया, ये तो मैंने डिस्कस कर लिया। कॉपर के केस में क्या होगा? अब कॉपर का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों है? वाई सबका नेगेटिव है, इन सबका नेगेटिव है, बट कॉपर, रेट ऑफ कॉपर, ये मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे फर्दर एडवांस लेक्चर्स के अंदर, लेकिन इतना स्कूल के लिए सफिशिएंट है। तो नेक्स्ट अब है कॉपर के लिए पॉजिटिव क्यों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव? वाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव? मतलब ई नॉट जो वैल्यू होती है सबको याद भी होगा, ये कॉपर 2+ से कॉपर, दिस इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। पॉजिटिव का मतलब है कि कॉपर 2+ से कॉपर, कॉपर 2+ से कॉपर बन जाएगा, यानी कॉपर से कॉपर 2+ नहीं बन रहा है, टफ है बनाना। वैसे भी हमें पता है रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जो है कम होता है, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है कॉपर। तो लिखें सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, कि जो कॉपर है, कॉपर जो है ये एक तो इसकी सब्लिमेशन एनर्जी और आयनिक एनर्जी बहुत हाई होती है, सब बिकॉज क्या लिख देंगे, मेल्टिंग पॉइंट या सब्लिमेशन एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट या चलो सब्लिमेशन एनर्जी एंड आयनेशन एनर्जी ऑफ कॉपर इज वेरी हाई एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन दीज एनर्जीज। और ये हाई क्यों है वो दिख भी रहा है, कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, डिपेंड्स अपॉन दीज एनर्जीज। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो इन एनर्जीज पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन दीज एनर्जीज, इन एनर्जीज पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है हमारा। तो और दूसरा कॉपर की रिएक्टिविटी भी कम होती है किससे, हाइड्रोजन से, इन द रिएक्टिविटी सीरीज, वो भी लिख सकते हैं इसके अंदर। तो इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी कॉपर का हाई होता है। तो ये ध्यान रखना, इसका वैल्यू पॉजिटिव क्यों आई है, ये जो रिक्वायर्ड एनर्जीज है इसकी वो बहुत ज़्यादा है। रिक्वायर्ड एनर्जी ज़्यादा होंगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, +2 से 0 का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये ध्यान रखना चीज़ का। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का पॉजिटिव क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इरेगुलर ट्रेंड क्यों फॉलो करते हैं, और दूसरा कॉपर का जो एटोमाइजेशन एनर्जी है, कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो पॉजिटिव क्यों है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसको ध्यान रखना, सही ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर जो है 0.34 वोल्ट होता है, पॉजिटिव है। और जिंक का क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नेगेटिव। जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव। ये क्यों है, क्योंकि हमें पता है ई नॉट ऑफ जिंक 2+ से जिंक, ये है -0.76 वोल्ट, है ना। इसका माइनस का मतलब है जिंक से जिंक 2+ आसानी से बन जाएगा। तो क्यों बन गया, क्योंकि जिंक 2+ तो आर्गन 3d10 होता है। जिंक 2+ कॉन्फिगरेशन क्या है, आर्गन 3d10। जिंक 2+ क्या है, आर्गन 3d10, तो इसलिए ये आसानी से बन जाएगा, क्लियर। इसलिए ये आसानी से बन जाएगा, आर्गन 3d10 है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसके। और इसके अलावा हम पूछ सकते हैं इसके अंदर जैसे क्वेश्चन, और इसके अंदर क्या आएगा, जिंक का बता दिया, मोर नेगेटिव, बस इसके अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। हाँ, फिर एक ये कर सकते हैं कि जैसे कॉपर का जो है ये +2 स्टेट की जो स्टेबिलिटी है उसका वेरिएशन कैसा है, +2 स्टेट की स्टेबिलिटी का वेरिएशन कैसे होगा, क्लियर। +2 स्टेट जो है उसका वेरिएशन कैसे होगा, मतलब टिल मिनट हाफ द सीरीज, ऐसा बोला गया एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, कि हाउ +2 बिहेव बिकम मोर एंड मोर बिकम स्टेबल इन फर्स्ट हाफ ऑफ 3D सीरीज, व्हाट इज द वेरिएशन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2 बार दे रखा है। व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ +2 स्टेट ऑफ 3D सीरीज, वेरिएशन ऑफ +2 स्टेट ऑफ 3D सीरीज। ध्यान रखना, +2 स्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाइन नहीं लिखेंगे तो 0 मार्क्स मिलेंगे सीधा। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल, +2 M2 ++2 इलेक्ट्रॉन, कोई भी एग्जांपल लिया, जिंक से जिंक 2+ ही ले लिया, या कोई भी एग्जांपल ले लिया इसका। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या लिखेंगे, आफ्टर द रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर, आफ्टर द रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन
आफ्टर द रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। आफ्टर द रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स क्या होंगे, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए मैंने, नंबर ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ हाफ फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स will go on increasing till middle half, इसलिए मिडिल हाफ तक जो है स्टेबल रहते हैं, मिडिल हाफ तक +2 वाले स्टेबल रहते हैं, मिडिल हाफ तक +2 वाले ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, सही ना। क्यों? क्योंकि जैसे उसके बाद क्या होगा, टिल मिडिल हाफ ऑफ सीरीज, इसके बाद क्या होगा, पेयरिंग स्टार्ट होगी, एंड आफ्टर दैट पेयरिंग स्टार्ट्स, पेयरिंग से एक तो रिपल्शन होगी, पेयरिंग स्टार्ट्स, एक तो पेयरिंग से रिपल्शन होगी, दूसरा सो नंबर ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स विल गो ऑन डिक्रीजिंग, नंबर ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स विल गो ऑन डिक्रीजिंग, विल गो ऑन डिक्रीजिंग। जब पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो नंबर ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, दे विल गो ऑन डिक्रीजिंग। तो जब नंबर ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स डिक्रीज होंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ +2 विल डिक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ +2 स्टेट विल बी लेस, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान देंगे। एक बार दोबारा हो जाए तो मैं पूरा प्रॉपर से लिखना है इसको, आंसर को, M से M2 ++2 इलेक्ट्रॉन, जिंक से जिंक 2 ++2 इलेक्ट्रॉन, सही ना। तो अगर ये आता है 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, किसकी बात कर रहे हैं हम, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अगर जैसे स्कैंडियम से 2, स्कैंडियम तो चलो +2 शो करता नहीं है, स्कैंडियम को हटा देंगे, +2 शो ही नहीं करता। टाइटेनियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मैंने तो 3d2 आ गया, तो 2 हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल कितने हैं, 2 हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल कितने हैं, 2, फिर कितने टाइटेनियम वैनेडियम में कितने आ जाएंगे, 3, क्रोमियम में कितने आ जाएंगे, 5, फिर 5, तो नंबर ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स बढ़ेंगे, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी +2 की। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सिस्टम स्टेबल हो रहा है, तो इसलिए नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, E0 वैल्यूज नेगेटिव ज़्यादा होती है, नेगेटिव। और उसके बाद क्या होगा, पेयरिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद जब पेयरिंग स्टार्ट होगी तो नंबर ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, पहले 2 थे, अब पहले मान लो 5 थे, 5 से अब 4, एक पेयर हुआ तो 4 हो जाएंगे नंबर ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, फिर 3 हो जाएंगे, फिर 2 हो जाएंगे, तो इसलिए स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। बस जिंक में फिर भी स्टेबिलिटी मिल जाती है, क्यों जिंक में क्यों स्टेबिलिटी मिल जाती है, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बन जाएगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 3d10 बन जाएगा, 3d10 बनेगा, इसलिए जिंक 2+ ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए जिंक 2+ क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये मतलब कुछ इस तरीके से मान सकते हैं ना, ऐसे ये आया टाइटेनियम में 3d2, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 3d2, ये ऐसे आएगा 3d2, ये फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। अभी कितने हाफ फिल्ड हैं, 5 हैं, 5 हाफ फिल्ड, पहले टाइटेनियम में 2 थे, फिर 3 हुए हाफ फिल्ड, 4 हाफ फिल्ड हुए, 5 हाफ फिल्ड हुए। अब क्या होगा, जैसे अब ये लगा दिया, तो क्या हो रहा है, नंबर हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स डिक्रीज कर रहे हैं, इसीलिए स्टेबिलिटी +2 की कम हो जाएगी आफ्टर मिडिल हाफ ऑफ द सीरीज। और जिंक क्यों है, क्योंकि जिंक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बन जाएगा, वो जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बन जाएगा वो क्या कहते हैं, जिंक 2+, जो कि आर्गन 3d10 होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया हमने। तो पेयरिंग भी स्टार्ट हो रही है ना, पेयरिंग से रिपल्शन भी होंगी, ऑर्बिटल्स के अंदर रिपल्शन होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो रिपल्शन होगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। बस ये मैंने दोबारा बता दिया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आयरन 3+ को हम स्टेबल ज़्यादा मानते हैं। अगर मैं +3 से +2 की बात करूँ तो +3 से +2 की बात करें, आयरन 3+ को हम ज़्यादा स्टेबल मानते हैं। E0 ऑफ, ये वैल्यू ध्यान रखना है कि कोबाल्ट 3+ से कोबाल्ट 2+, ये होती है हमारी 1.97, मतलब कोबाल्ट 2+ ज़्यादा स्टेबल है, हाइड्रेशन एनर्जी वगैरह इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, इसलिए। और एमेंट फिर ये स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ये एक्सेप्शनल केस है, याद रख लेना इसको। दूसरा Fe3+ क्यों स्टेबल है, 3d5, ये मैंने क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया है। क्रोम 3+ क्यों स्टेबल है, T2G हाफ फिल्ड। और Mn2+ क्यों स्टेबल है, Mn2+ क्यों स्टेबल था, 3d5, ये भी, ये दोनों 3d5 केस। और क्रोमियम 3+ का, क्रोमियम 3+ क्या है, हाफ फिल्ड है, T2G हाफ फिल्ड। तो ये इससे क्वेश्चन आते हैं कि क्रोमियम 2+ रिड्यूसिंग क्यों है, क्रोमियम 2+ रिड्यूसिंग क्यों है, और आयरन 3+ ऑक्सीडाइजिंग क्यों है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये +3 और +2 की स्टेबिलिटी से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन भी पता होने चाहिए। तो यहाँ तक करना है। ओके, थैंक्स।